जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक में देखा जाए तो हमारी केएसई इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 3.5% बुलिश क्लोज किया है, जो कि बहुत अमेजिंग है। और काफ़ी हद तक जो है हमारी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती जा रही हैं। बल्कि इस दफ़ा जो है मुझे ये लग रहा है कि यूएसए ने जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, उसकी भी हमारी मार्केट ने ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है और आप देख रहे हो कि मार्केट्स के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त आपको बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, वो मैं करता चलूँ। पहली चीज़ जो है, हमारा जो एनुअल इवेंट होता है सरमाया का, वो 16th ऑफ अगस्त को लाहौर में होने जा रहा है। और हमने पब्लिक के लिए भी ये ओपन कर दिया है। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ ऑन 10th ऑफ अगस्त। तो जो लोग आना चाहते हैं मीटर पे, मिनिमम सीट्स रह गई। आप लोगों को पता है कि हॉल होता है तो वहाँ पे लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं। तो काइंडली यू कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो लोग अलमनाई हैं अभी तक जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, अगर आप लोग आना चाहते हो, सो यूर मोर देन वेलकम। ठीक है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट मास्टरी और ट्रेडिंग मास्टरी, उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 10th ऑफ अगस्त है। ऑलरेडी काफ़ी हद तक हमारी सीट जो है वो फुल हो चुकी हुई हैं, थोड़ी सी लिमिटेड रह गई हुई हैं। तो यू कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्सेज। नेक्स्ट जो हमारा ये बैच आएगा, उसमें अभी हमने फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन उससे जो नेक्स्ट आप लोगों का हमारा बैच होगा, उसमें हम फीस बढ़ाने जा रहे हैं। जो ट्रेडिंग मास्टरी होगी वो $800 से हम $1000 करने जा रहे हैं। और जो फंडामेंटल जो इन्वेस्टमेंट मास्टरी मेरा कोर्स है, वो $600 से हम $800 करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अभी से इसको अवेल करके नेक्स्ट आप बैच के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा, फराज भाई के पास आने से पहले पहले मैं एक दफ़ा दोबारा से अपना फॉर्मेट यहाँ पे बता देता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों को फॉर्मेट का थोड़ा सा इशू होता है। और हमने अपने एंड पे क्या किया है कि जो यूट्यूब चैनल आप लोग यहाँ पे बुल्स एंड बीयर्स देख रहे हैं, नीचे हमने चैनल्स डिफरेंट बना दिए। तो अगर आपने चैनल कोई और देखना है, यानी कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना है, फॉलो करना है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स चैनल के ऊपर स्किप कर सकते हैं। या जो हमारी टॉप कॉल्स है डायरेक्टली उधर भी आ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है। शुरू में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो ये हमारा शुरू में फॉर्मेट होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट रिकैप, फराज अपने एंड से जो कॉल्स वगैरह हमने दी होती है स्टॉक मार्केट की, वो सारी हम वो डिस्कस करते हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं डिटेल में कवर करता हूँ, फंडामेंटल्स जो भी न्यूज़ हमारी आ रही होती हैं। फिर उसके बाद टॉप स्क्रिप्ट्स मैं और फराज डिस्कस करते हैं, जिसमें टेक्निकल्स के बेस के ऊपर हम देखते हैं। मैं फंडामेंटल्स बैक एंड से बताता हूँ कि उस कंपनी के अंदर क्या क्या अच्छी कोई स्टोरी चल रही है या फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं। फिर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट्स वगैरह कैसी चल रही हैं। फिर गोल्ड जो है हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि मेटल्स वगैरह में कहीं अगर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो वो क्या है। फिर उसके बाद जो है फॉरेक्स क्रिप्टो में आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी बिटकॉइन और इथेरियम को हम काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं, या इसके अलावा कोई भी क्रिप्टो ऐसी लग रही हो अपॉर्चुनिटी, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट। अब आते हैं फराज भाई की तरफ। फराज भाई कैसे हैं आप, और जो लास्ट हमारी कॉज थी उसके ऊपर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। जी अमार, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो रीसेंट टाइम्स की हमारी कॉल्स थी उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, जो परफॉर्म करना शुरू कर गई हैं ऑलरेडी। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। अच्छा, निशात चुनिया के बारे में कहा गया था कि यहाँ पे जब भी करेक्ट हो ये एंट्री होगी आपकी 44 के करीब, और इसके टारगेट्स 50 के थे, और एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया है। इसको टेस्ट करने के बाद इन टारगेट्स को जाके इसने हिट किया। यूनिटी फूड्स, रिमेंबर 1-1.5 महीना पहले डाइवर्जेंस थी, यहाँ पे बाय करना था इसको, और फिर इसके जो टारगेट्स थे 27.55 के थे, और ये उससे भी ऊपर काफ़ी जा चुका है। और ये भी बहुत परफेक्टली ये ट्रेड प्ले हो रही थी, और अभी बहुत अच्छा ये परफॉर्म भी करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट वीक की कॉल थी अस्करी लाइफ एश्योरेंस की। यहाँ पे ये एग्जैक्ट पिवटल पॉइंट 8.88 पे था, और हमारे जो फर्स्ट टारगेट थे 10.69, उसको इसने इसी हफ्ते में जाके टेस्ट कर लिया है। रिमेंबर पीपीएल के बारे में कुछ अर्सा पहले जिस टाइम ये ट्रेड हो रहा था 172 पे, मैं ये कह रहा था कि इसको जब भी नीचे एक्यूमुलेट करें, जमा करते रहें, और उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करें कि अपने ये नए हाइस को, यानी कि 213 के करीब चला जाएगा, दोबारा जाके टेस्ट करेगा, और नीचे इन लेवल्स के ऊपर जो बताए गए थे उन्हीं को जाके इसने टेस्ट किया, साइडवेज हुआ, और उसके बाद अब ये परफॉर्म करता हुआ 190 प्लस हो गया। पीएसओ में भी यही कहा था मैंने उस टाइम के, जब भी ये नीचे आता है इसको जमा करें, एक्यूमुलेट करें, और ये भी अपने फर्स्ट टारगेट 432, और उसके बाद फिर हमने इसकी प्रोजेक्शंस निकाली थी उस टाइम
ये बात कर रहा हूँ 15 मई की, जहाँ पे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 600 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नीचे आया, उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया और उसके बाद अब इसने अपने फर्स्ट टारगेट को जाके हिट किया है और मोस्ट लाइकली आने वाले टाइम पे इन टारगेट्स को, ये जो 464 की रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके फिर ये रैली को कंटिन्यू करेगा। लास्ट वीक गोल्ड जब हम एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम गोल्ड इधर ट्रेड कर रहा था 333.5 के करीब, 333.5 के करीब था और मैं ये कह रहा था कि जब तक ये 32.99 से ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो हम आए कर रहे हैं 3400, 3440 और 3450 को। सो पूरा हफ्ता ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा और रैली करता रहा और ये एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि हम ये अपने दोबारा से इन हाइस को जाके टेस्ट करेगा जो डेली टाइम फ्रेम की रेंज बनी हुई है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा हफ्ता रहा। इसके अलावा कम्युनिटी में जो अब नया हमारी ट्रेडिंग मास्टरी शुरू हुई है उसमें फर्स्ट वीक से ही लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, वो सारे के सारे पूरा बैच प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छे विन रेट हैं और ओवरऑल कल मैंने उनकी पोलिंग की थी, सब के सब वो प्रॉफिटेबल हैं। इसके अलावा कम्युनिटी में जो लाइव ट्रेडिंग सेशंस चल रहे होते हैं ये कल हमने किया था और ये ऑलमोस्ट ये कुछ लोगों ने फेजेस भी अपने अकाउंट्स भी प्रॉफ फर्म्स के पास किए और लाइव ट्रेडिंग सेशन ना सिर्फ फॉरेक्स की और गोल्ड की हो रही होती है बल्कि क्रिप्टो को भी कवर कर रहे हैं और क्रिप्टो के ऊपर भी कल हमारे सारे टारगेट्स टीपीस हिट हुए और इसी तरीके से हम लोग स्टॉक्स की भी लाइव ट्रेडिंग लाइव एनालिसिस कर रहे होते हैं जो अगले दिन सुबह जाके उन स्टॉक्स को प्ले कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल कम्युनिटी की बहुत अच्छी सक्सेस चल रही है। लाइव सेशंस जो हैं ट्रेडिंग के वो मैं ख़ुद लीड कर रहा होता हूँ और बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो और यहाँ पे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सो ओवरऑल कम्युनिटी भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, जो ट्रेड्स बताई जा रही होती हैं, जो ट्रेड प्लान्स आप लोगों को बताए जा रहे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस लेवल को ज़रूर नोटिस किया करें और रखा करें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है तो हिट करा दिया करें। ओवरऑल जितनी भी हमारे एनालिसिस अभी तक शेयर हुए हैं बहुत लिमिटेड, बहुत कम आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। मेरे ख्याल में 85-90% का विन रेट चल रहा है। सो स्टैट्स जो हैं मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों से शेयर करूँगा और जिसमें ना सिर्फ हमारे PSX के, क्रिप्टो भी, इवन आपके फॉरेक्स भी और ये गोल्ड की जितनी भी एनालिसिस हो रही होती हैं, सो ऑलमोस्ट 80-85% विन रेट है जो बहुत अच्छा रेट है। और इन्हीं के ऊपर जो ट्रेड प्लान्स बताई गई हैं, अगर उनका SL नहीं हिट हुआ हुआ, TP नहीं हिट हुई भी, जैसे PPL PSO के बारे में कहा था, सो वो लेटली परफॉर्म किया है उन लोगों ने। लेकिन अगेन आप उस ट्रेड प्लान को फॉलो किया करें जब तक टारगेट्स और या स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, वो ट्रेड प्लान या वो कॉल इंटैक्ट होती है। ठीक है। सो अभी लास्ट वीक की जो कॉल्स थी उसमें मेरे ख्याल में एमको का स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिनका हिट हो गया वो क्लोज़ करते हैं उसको। उसके अलावा हाइफा और सिस्टम्स की कॉल इंटैक्ट है, अस्करी लाइफ एश्योरेंस की भी कॉल इंटैक्ट है। इसी तरीके से जो उससे लास्ट वीक की थी जो कॉल्स बताई जा रही होती हैं वो सारी इंटैक्ट है, उसमें मेरे ख्याल में अभी किसी का SL हिट नहीं हुआ। सो ओवरऑल सब अच्छा चल रहा है। बाकी अमार आप बताएं, मैक्रोज़ के ऊपर पाकिस्तान में बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही होती है और बहुत ही अच्छी बात है। और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि इस तरह की अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती रहे आने वाले टाइम पे। सो अभी मैक्रोज़ के ऊपर आपको क्या लग रहा है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है इसके बिल्कुल अलावा? ऐसे ही जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, काफ़ी हद तक पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं और आज भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, हम उसको सारी को डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटी छोटी कह लें कि माइनर सेक्टर वाइज जो है थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन बाकी जो है ओवरऑल मेजरली 80-90% आपकी सब पॉजिटिव न्यूज़ है विच से कि आगे आने वाला पूरा जो अगला साल भी है इंशाल्लाह हमारे लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। अच्छा, ये स्लाइड में लास्ट वीक की तरह लास्ट वीक की मेरी रह गई भी है, लेकिन अगेन ये मेरा जुलाई की परफॉर्मेंस मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि बेहतरीन जो मैंने स्टॉक पिक्स तरीकेकार एक मैंने मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि कोर्स के अंदर मैं बताता हूँ कि आपको एक अच्छी कंपनी पिक करने के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसकी बेस के ऊपर बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। 2 महीने में तकरीबन 29% उसने परफॉर्म किया, मार्केट ने 16% परफॉर्म किया। तो ये तरीकेकार आप खुद भी सीख सकते हैं, यू कैन इनरोल इन द कोर्स और इसमें सारी मैंने चीज़ें बताई। अच्छा, यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं लास्ट वीक की कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ये मैं
इसको स्किप करता हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हो। काफ़ी न्यूज़ थी, मैंने सबको तकरीबन कवर किया था। सबसे पहले जो है स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो तकरीबन थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, 1.153 बिलियन और रफली अब तकरीबन 14.3 बिलियन डॉलर्स तक रिजर्व्स हैं, विच आर प्रीटी गुड। और इंपोर्ट कवरेज जो है तकरीबन हमारी 2.8 मंथ्स तक है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। यूएस ने जो है वो टैरिफ इंडिया के ऊपर काफ़ी रेस किए हैं, ये मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया था, और दिस कुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। अभी तो खैर ये एक दफा एक आग लगा दी है इसने, ट्रम्प ने, जो इंडिया के ऊपर, कि भाई आप रशिया से जो ऑयल लेते हो ना, आप इसको तुम्हें रोकना पड़ेगा, वरना हम आपके साथ कारोबार नहीं करें। सीधा सीधा उसने धमकी दे दी है, और उससे क्या होगा कि हो सकता है मेजॉरिटी हमारे पास ऑर्डर्स इस चीज के आना शुरू हो जाए। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक अभी बुलजन बी से पहले देख रहा था कि न्यूज आई हुई थी जिसमें वॉलमार्ट, अमेजोन जो है बड़ी बड़ी कंपनीज, उसने इंडिया के जो कुछ ऑर्डर्स हैं उसको फौरी तौर पे रोक दिया है। तो अगर ये ऐसा होता है तो वो जाहिर सी बात है कहीं और डाइवर्ट होंगे, और अगर अगर होते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, वियतनाम की तरफ ज्यादा आ जाए। ठीक है, FBR exceeds tax target by 7 billion in July 2025। ये लास्ट वीक भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगेन दिस इज वन पॉजिटिव न्यूज। जुलाई 2025 की जो CPI है ये तकरीबन हमारी 4.1% तक आई है, और जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट जिसको कहते हैं RIR, जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है, जिस बेसिकली क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट रेट और माइनस इन्फ्लेशन, ये जो नंबर होता है, ये जितना ज्यादा आपका ज्यादा गैप होता है उतनी आपकी जो करेंसी होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, सो ये हमारा इस टाइम पे तकरीबन 6.9% पे है, जितना ये और इसका मतलब ये भी अक्सर होता है कि आगे जाके सेंट्रल बैंक थोड़े से अपने इंटरेस्ट रेट को भी कम कर सकता है। ये गैप इन्फ्लेशन और इसके दरमियान में काफी ज्यादा है, तो स्टेट बैंक इसको एक अच्छी चीज को कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, सीमेंट डिस्पैचेस जो है वो तकरीबन इस महीने जो आए हैं वो अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो 30% ईयर ऑन ईयर इजाफा है, और लोकल डिस्पैचेस जो है वो तकरीबन 18% जो है वो ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है, तो ये अगेन दिस इज अ गुड न्यूज। सीमेंट की सेल्स जो है वो बढ़नी चाहिए। बाकी कुछ और भी फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे लिए जो कि आपकी हाउसिंग मार्केट के हिसाब से हैं, तो वो भी काफी हद तक हमारी इस सेक्टर के लिए बेहतर है। ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर टू पोस्ट वीकर अर्निंग्स दिस क्वार्टर ड्यू टू लोअर इंटरनेशनल ऑयल रेट। ये मैं काफी अरसे से बात करता जा रहा हूं कि आपके जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, ये आपके जो डिपेंडेंसीज हैं इनकी, जो ऑयल का रेट इंटरनेशनल डॉलर PKR की रेट के ऊपर यहाँ पे रेट डिसाइड होता है इनका, वो काफी हद तक नीचे है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इनकी अर्निंग ज्यादा ग्रो नहीं करेंगी। हाँ, कुछ ट्रिगर्स हैं जिसमें कैश इनको वसूल होगा, जो कि सर्कुलर डेब्ट की वजह से होगा, तो उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस है। मैंने एक आध जो अपनी टॉप 25 पिक्स 2025 की बताई हुई थी वो OGDC थी, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि बाकी जो चार इस सेक्टर के अंदर कंपनीज है उनमें से बेहतर जो है सबसे ज्यादा OGDC ही जा रहा है। ठीक है, सो वो अगेन वो यही बात थी कि कैश इसको ज्यादा वसूल होना था फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट राइज टू $31.75 बिलियन डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। तो ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जबरदस्त जा रही हैं, जो बल्कि हम कंपनीज डिस्कस भी कर रहे होते हैं उसमें भी काफी हद तक जो है एक्सपोर्ट हर कंपनी फोकस कर रही है कि ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। पेट्रोलियम सेल्स जो है वो तकरीबन 22% ड्रॉप हुई है मंथ ऑन मंथ। तो ये थोड़े से जो आपका ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, PSO वगैरह हो गया, उसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, लेकिन ओवरऑल वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे जाके थोड़ी सी ये बेहतर भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ 2 लाख टन ऑफ शुगर। तो ये शुगर का आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी पूरे सेक्टर के अंदर कोई मसला मसाइल भी चल रहे हैं, और गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाह रही है। बहरहाल इन्होंने डिसाइड किया कि इंपोर्ट हम इतनी टन जो है वो शुगर करेंगे। ठीक है, पावर सेक्टर जो है सर्कुलर डेब्ट स्लैश बाय 780 बिलियन। तो ये थोड़ा सा बेहतर है कि आपको सर्कुलर डेब्ट के जो है बेहतर, थोड़ा सा बेहतर आपके पैसे वापस वसूल हो रहे हैं, तो कुछ पावर सेक्टर की कंपनीज के लिए थोड़ा सा निस्बतन दिस इज गुड। बजट डेफिसिट्स ड्रॉप्स टू 5.4% इन फिस्कल ईयर 25 फ्रॉम 6.8% इन प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपका जो बजट फिस्कल डेफिसिट है वो आपका काफी हद तक इसका कम हो रहा है, और ये एक आगे जाके जो है अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में काउंट होता है, और अगर अच्छे मैक्रोस होते हैं तो अगेन आपकी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, आपके पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री बहुत अच्छा है। ठीक है, यूरिया सेल्स डिक्लाइन इन जुलाई, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था, मैं कुछ अरसे से कह रहा था, ऑल्दो जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि ये ज्यादा डिक्लाइन होंगे उतनी नहीं हुई, जिसकी वजह से भी जो है FFC ने भी बहुत परफॉर्म किया, ई फर्टिलाइजर ने भी किया, लेकिन वो लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था कि जो इनकी अर्निंग्स आ रही हैं वो दूसरी जो एसोसिएट कंपनीज हैं उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वहां से आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको जेब में रखनी चाहिए। मीट जो है इसकी भी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, जो कंपनीज हैं जैसे टॉम सीएल हो गया, आपकी बाकी जो मीट बनाने में कंपनीज हैं उनके ज्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट वो बाहर करते हैं, वो भी काफी हद तक ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है,
NCCPL अनाउंस रिवाइज कैपिटल गेन टैक्स इफेक्टिव इन फिस्कल ईयर 2026। तो इसकी डिटेल आप लोग ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं। आई थिंक 15% अब इन्होंने फिक्स कर दिया हुआ है, तो वो कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने रिसेंटली रिवाइज किया है। तो ये सिनेरियो आप लोग इसकी डिटेल जाके देख सकते हैं। जो लोग पहले से जिन्होंने रखे हुए स्टॉक्स, उनको जाहिर सी बात है कम निस्बतन टैक्स लगेगा। जो रिसेंटली ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लग सकता है। ठीक है। केमिकल एक्सपोर्ट्स टू चाइना ट्रिपल इन फर्स्ट ईयर हाफ ईयर 2025। तो काफी ज्यादा सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इंक्लूडिंग केमिकल सेक्टर्स, तो ये ज्यादातर जो है वो अपनी सेल्स एक्सपोर्ट की सूरत में ज्यादा कर रहे हैं। चाइना को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी वी हैव सीन कि ये काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। नीहू कार लेवी टू फंड ईवी रेवोल्यूशन। तो कार लेवी जो इस पे लगाया जा रहा है उससे क्या हो रहा है कि पैसे गवर्नमेंट को रिसीव होंगे, और आपने देखा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, सो वो उसको चलाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, न्यू डेवलपमेंट्स के लिए ये जो कार लेवी का जो टैक्स इकट्ठा होगा वो इस काम के लिए यूज होगा। ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू पुशेस टैक्स टू जीडीपी रेशियो टू 21 ईयर हाई। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ओवरऑल आप देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर नॉन टैक्स का जो रेवेन्यू होता है वो ज्यादा आता है। जो टैक्स का अपना इटसेल्फ जो लोग सबमिट करते हैं, वो आप लोग देख रहे हैं कि बिजनेस वगैरह जो है वो नहीं कर रहे होते, तो गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा जमा करती है। वो आपके गैस के बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, पेट्रोल के जो ऊपर आपके बिल्स, जो जीएसटी वगैरह होता है, वो वहां से पैसा इकट्ठा हो रहा होता है। सो दीज आर ऑल नॉन टैक्स रेवेन्यू। जुलाई ट्रेड डेफिसिट्स वाइडन्स टू 44.16% ईयर ऑन ईयर। ये एक बहुत बड़ा कह लो, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन नेगेटिव है, और ये इसकी वजह से भी जो लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए सेंट्रल बैंक ने, वो यही वजह थी कि जो ट्रेड डेफिसिट है जिसमें इंपोर्ट्स हमारी अगेन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई हैं एक्सपोर्ट्स की निस्बत, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करके ही हमें चलना चाहिए। बहरहाल कुछ कंपनीज हमारी एक्सपोर्ट कर रही हैं और इंक्रीज भी हो रही है, कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें। ठीक है। SCCP रिकॉर्ड्स 4,000 कंपनीज रजिस्ट्रेशंस इन जुलाई। दिस इज अ बिग फैक्टर। बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैं अब कोशिश ये कर रही हैं कि वो बाय लॉ जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं। दिस इज अ गुड थिंग। इससे टैक्स भी ज्यादा जनरेट होगा, टैक्स इकट्ठा भी होगा, और ये रिकॉर्ड हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर विद इन 1 मंथ जो है काफी हद तक ये चीजों को कंपनीज जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। जी, बैक टू फराज भाई। और फराज भाई, इस दफा की जो आपके पास जो टॉपिक्स वगैरह हैं उसको भी डिस्कस करें। टॉपिक्स पे जाने से पहले हमारे पहले 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा, अब बुलिश और बेरिश इंडिकेशंस में थोड़ा सा हमारे पॉइंट्स टेबल में चेंजेस आई हैं। बुलिश इंडिकेशंस तो स्टिल वही हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रहा है आपका टाइम साइकिल्स के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टिल हम बुलिश हैं, एडवांसिंग फेज में है। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेटिंग फेज था जो ब्रेक करने के बाद एडवांसिंग में चला गया। सो ओवरऑल बुलिश इंटैक्ट है सारे पॉइंट्स। बेरिश में गैप्स बने हुए हैं, वो नीचे आके करेक्ट होगा, वो भी फिर आगे जाके बुलिश ही कंसीडर किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो वॉल्यूम्स बेरिश डाइवर्जेंस थी, इसके ऊपर ज़रा एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे अब जो स्टेटस है मार्केट का इस टाइम, ये हायर हाइज लगा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो इसके साथ सिंक हो गए हैं। सो जो पहले यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रही थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो एक अच्छा साइन है। सो यहाँ से हम इस वाले पॉइंट को अब ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें जो हमारी प्रोजेक्शंस थी, AB=CD की प्रोजेक्शंस उसने हिट की, उसके बाद फिर ये रिजेक्शंस होती रहीं और 5-6 सेशंस के बाद जाके उससे ब्रेक हुआ। सो ये भी अब एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही है। एक पॉइंट हम जो बेरिश में और यहाँ पे ऐड हुआ है इस दफ़ा या हो सकता है, वो है वीकली बेरिश डाइवर्जेंस, जो बड़ी सॉलिड बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि मार्केट एक करेक्शंस को एक्सपेक्ट कर रही है कि करेक्शंस इसके ऊपर आनी चाहिए। अब रिवर्सल अगर आता है तो फिर खैर हायर लो बहुत दूर है उसका ब्रेक करने का। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड ये कर सकते हैं कि यहाँ आपकी वीकली के ऊपर RSI पे एक बेरिश डाइवर्जेंस है। सो ओवरऑल तो इंडेक्स, इसका मतलब है अब ज़्यादा आपका बुलिश की वेट्स की तरफ चला गया है, और इसको हम अब कह सकते हैं कि स्टिल बाय ऑन डिप या हायर लो के ऊपर जब भी मार्केट आती है, करेक्ट होती है, वहाँ पे अटेम्प्ट करें। सो जो लास्ट 2 या 3 वीक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50% कैश हो, अगर 50% कैश पर भी हैं आप और आप सैयद फराज इक्विटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उन ट्रेड कॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, सो हम टाइम टू टाइम बहुत अच्छी कॉल्स जिनकी टारगेट्स भी हिट हुए हैं
वो देते रहे हैं कि जहाँ पे आपको वैल्यू बाइंग नज़र आ रही हो उन सारे शेयर्स के हवाले से, ठीक है। सो ओवरऑल इतना बड़ा वो नहीं था कि 50% कैश। अभी भी मैं यही कहूँगा कि 50% कैश रखें, जहाँ पे वैल्यू बाइंग जो सैयद फराज इक्विटीज़ पे कॉल्स आ रही हैं, या इवन यहाँ पे जो बुल्स एंड बेयर्स में हम शेयर कर रहे हैं, अगर आप उनमें 2% रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उन ट्रेड्स को पिक करते हैं, सो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रहा होगा। बाय द वे, कैश अगर पड़ी हुई भी है आपकी और सैयद फराज इक्विटी से, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न्स आ रहे होते हैं। सो ओवरऑल आप अच्छे नेट गेंस में ही हैं। या चूँकि हम आय क्या कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं, हम जो इसको राइड कर रहे हैं वो 37,000 से कर रहे हैं। सो अगर 5 to 6,000 पॉइंट्स अगर मिस भी कर जाते हैं, और ओवरऑल मिस एसएच नहीं हुए, ये आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स या फर्स्ट ईयर भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं और वो स्टिल परफॉर्म नहीं किया। सो इंडेक्स ने परफॉर्म किया है 3-4 शेयर्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल आपके पोर्टफोलियोज़ पे कोई ख़ास मार्केट का इम्पैक्ट आया नहीं है। अब आएगा इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आपका इंडेक्स एक जाके सस्टेन करता है, एक नए बेंचमार्क को टेस्ट करता है, सो उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं जो लैग कर रहे होते हैं, वो इंडेक्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, यानी कि जो अंडर वैल्यूड होते हैं वो फिर बाउंस कर जाते हैं। सो अब हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखने या ऐसे टेक्निकल्स के ऊपर ऐसे स्टॉक्स देखने जो अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक कर रहे हैं या एक बहुत अच्छे तरीके से आके करेक्ट हो गए। सो वो वाली कॉल्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो ओवरऑल 50% कैश पे रहें स्टिल। जब भी कोई नीचे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू बाइंग करें एंड देन होल्ड करें। ये मार्केट का टॉप नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, लास्ट 2-3 वीक्स में भी एक आता है, ये टॉप नहीं है। मार्केट सिर्फ करेक्शंस का वेट कर रही है, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। सो एक्सपेक्ट यही करें कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बस स्लाइटली करेक्शंस आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये ट्रेंड आपका फर्दर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। सो ओवरऑल बुलिश स्टांस है, और जो भी करेक्शंस आती हैं या कोई भी मेजर डिप आई, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। जी अमार। परफेक्ट हो गया। चलें फराज भाई, हम जो हमारी इस दफ़ा टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस कर लें। डोंट स्किप दैट। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। सो डू टेक सरमाया.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, इस दफ़ा टॉपिक्स वही हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, जैसे पाक इलेक्ट्रॉन। अगर ये याद हो, ये हम बहुत अच्छे तरीके से इसको राइड करते हुए आ रहे हैं, और लॉन्ग रन में हमारे इसके टारगेट्स थे 58 के। हमारा फर्स्ट टारगेट इसका हिट हुआ हुआ था। सो राइट नाउ अब ये साइडवेज है, और ये बहुत करीब था अपनी इसकी एक ट्रेंड लाइन, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, उसको टेस्ट किया ब्रेक करने के उसमें। सो ओवरऑल अभी ऐसे ही लग रहा है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। एक छोटा सा बुलिश फ्लैग इसके ऊपर बना हुआ है, और उम्मीद यही है कि ये जल्दी इसके इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो फिर ये दोबारा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 49 और 52 के टारगेट्स को जाके टेस्ट करे इस उस पे। सो जहाँ पे भी ये स्टॉक आपको वैल्यू बाइंग के लिए करेक्शंस पे मिलता है, इसको बाय करना चाहिए, और आए करें आप ये 50 के टारगेट्स को, 58 के टारगेट्स को। सो ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है, ये पूरी इसकी कंटिन्यूशन पैटर्न की एक्यूमुलेशन हो रही है। सो एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम पे अच्छा बढ़ जाएगा। हमारे पाक इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस है, बहुत अच्छे इसके फंडामेंटल्स हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, और अब ये जो टैरिफ जो हुआ है यूएस की तरफ से, जो फाइनल किया इन लोगों ने, उसके बाद अब इसकी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहली बात तो ये टॉप 25 पिक्स में भी था मेरे 2025 के अंदर, और ये कंपनी इटसेल्फ बहुत ज़बरदस्त बातें कर रही है। वो ये कह रही है कि जो टैरिफ लग रहे हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर, उससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यूएसए से वैसे ही इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। नंबर्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू इनका तकरीबन पिछले साल की निस्बत 27% मजीद बढ़ा है। ग्रॉस मार्जिन जो है इनका तकरीबन 26% पे मेंटेन है, विच इज़ प्रीटी गुड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका तकरीबन 30% इंक्रीज है। सीजनैलिटी फैक्टर इनका बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको जेन में होनी चाहिए। पाक इलेक्ट्रॉन के दो कारोबार हैं, एक अप्लाइंसेस है और एक पावर है। अप्लाइंसेस फ्रिज फ्रीजर वगैरह ये बनाते हैं, इसमें इनकी अच्छी खासी मार्केट शेयर है। 19% तकरीबन ये फ्रिज के अंदर इनकी मार्केट शेयर है इन पाकिस्तान। टोटल की बात कर रहा हूँ। 9% एयर कंडीशनर में है, 25% इनके वाटर डिस्पेंसर है। फिर इसके अलावा जो पावर के अंदर अगर बात की जाए, तो पावर के जो इनके ट्रांसफॉर्मर्स है, 90% मार्केट शेयर ये इनके पास है इन पाकिस्तान,
विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जेहन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका तकरीबन एक 2 कंपनीज के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है रिसेंटली। एक इकोलिक्स के नाम से कंपनी है और एक पैनासोनिक के नाम से कंपनी है, दो एलईडी लाइट्स के लिए और अप्लायंसेस के लिए, मजीद सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनको तकरीबन ऑलरेडी $44 मिलियन का ऑर्डर मिला हुआ है इंटरनेशनल कंपनी से, जो कि जिसमें टेस्ला भी आती है। तो अगेन बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी एक्सपेक्ट ये कर रही है कि अगला पूरा साल तकरीबन ये 40% जो है इसकी ग्रोथ इन अप्लायंसेस रहेगी एंड 31% इन पावर रहेगी, ठीक है। तो ये इनका सिनेरियो रहेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सरमाया पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि एक कंपनी जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बिजनेस कैसे करती है, ठीक है। तो ये अगेन इनकी जो मेजर सेल्स है पार्क इलेक्ट्रॉन की, वो कहाँ से आती हैं? आपके फ्रिज फ्रीजर वगैरह से आते हैं। अब फ्रीजर कब बिकेंगे? आपके गर्मियों में बिकेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल, हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखने का क्राइटेरिया बड़ा आसान है कि आप सिंपली क्या कर सकते हो कि नीचे आए और जो हमारी इनकम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसको क्वार्टरली पे जाके देखो, ठीक है। अब ईयरली तो आपको नजर आ जाएगी ओवरऑल के भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2022 से 2023 निस्बतन थोड़ा सा इसका स्लो डाउन था, लेकिन उसके बाद इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आ रही है, सेल्स वाइज भी और प्रॉफिट भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज को देखो, जो क्वार्टर 1 है आपका, यहाँ से क्वार्टर 2 वाला जो पीरियड है, जो आपका गर्मियों का सीजन बनता है, ठीक है। तो वहां पे एक बेहतरीन आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। तो ये जून का महीना है, यानी कि जून के जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप देख सकते हो, जहां पे गर्मी ज्यादा स्टार्ट होती है। तो अगेन इनका रेवेन्यू कितना हुआ है? शूट कर गया, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट जो है, जाहिर सी बात है, फिर वो फ्रिज फ्रीजर जिन्होंने लेने होते हैं वो थोड़ी सी सेल निस्बतन कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे आपको स्लो डाउन नजर आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अभी यहाँ पे क्वार्टर 1 जो है बेहतरीन, आपको यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जो नेक्स्ट आपका क्वार्टर होगा, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि बेहतरीन इनके रिजल्ट आएंगे। ऑलरेडी कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, 40% मजीद दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अप्लायंसेस का जो सेक्शन है वो ज़्यादा इंप्रूव करेगा, और तकरीबन 31% जो है वो आपका पावर का डिवीजन वो इंप्रूव करेगा। जी अफराज भाई, दूसरे पिक पे आ जाते हैं। अमान, मेरी सेकंड पिक है टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट के हवाले से। ये बहुत अच्छे अब ट्रेंड में शुरू हुआ है। इसने हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए हैं, और इसके पहले ये एक कंटिन्यूशन बॉक्स में था, एक्यूमुलेशन बॉक्स में था, जो इससे ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे उसने काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। दूसरी दफ़ा में इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन इससे ऊपर की कभी क्लोजिंग नहीं आई, इस लेवल से ऊपर की जो 36 की थी। फिर एक दफ़ा ही फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, एंड देन उसके बाद ये मेरे ख्याल में वॉर सिचुएशन हो गई थी और ये ड्रॉप हो गया वहाँ से। अब इस दफ़ा ये हुआ है कि कल इसने थर्सडे वाले दिन इस बॉक्स से पहली दफ़ा के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, कोई तकरीबन लास्ट ईयर सितंबर 2024 से पूरे एक साल के बाद इसने यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग ऊपर दिखाई है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा साइन है कि इसने इस बॉक्स को भी तोड़ा, ये स्टिल हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी इसके ऊपर होनी चाहिए। जब भी नीचे आए, आज फ्राइडे को ये करेक्ट हो रहा है 37 पे, और यहाँ कहीं नीचे आता है 35.5, वहाँ पे इसको ऐड करें और फिर आए करें कि ये जो इसके लास्ट ईयर अगस्त के हाई थे 42 के, तो 42 पे जाके ये टेस्ट इसको कर सकता है। और ये जितनी बड़ी इसकी साइडवेज एक्टिविटी रही है पूरे साल में, हो सकता है ये उस 42 को भी ब्रेक करके फर्दर रैली करे। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा बुलिश सेटअप इसके ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि ये चार्ट्स के ऊपर बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ आएगा। अमार, आप इसके फंडामेंटल्स बताएं कि हर साल देखने में आता है ये अगस्त में एक अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल में जो इनका ये जो सीज़न गुजरा होता है ईद का, उसका भी इम्पैक्ट आता होगा। फंडामेंटल्स वो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हमारा आपको क्या लग रहा है, इसकी फ्यूचर आउटलुक कैसी है? इसके कुछ एक्सपेंशंस भी चल रही थी, कुछ लाइसेंस के भी खबरें आ रही थी, और मेरे ख्याल में अब यूएई एक्सपोर्ट भी ये कर रहे हैं। सो मिडिल ईस्ट में ये अपनी जो है पोजीशंस और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलरेडी ये कंपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती रही है, और जितनी पाकिस्तान की कंपनीज है, पहले ही हमें सपोर्ट करना चाहिए उन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है। नंबर्स की बात की जाए तो 35% ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स में इजाफा है। अगर पिछले साल का जो क्वार्टर देखा जाए, इसमें वो तकरीबन 3% में इसमें इजाफा नजर आया। क्वार्टर और क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर के निस्बत तकरीबन 32% का इनका थोड़ा सा डिक्लाइन है, और वो भी ईद की वजह से, ठीक है। ईद उल अजहा पे इनकी सेल्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 10%। 75% इनका तकरीबन ऑलरेडी प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इसी टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ को समझे कि इनका जो मेजर रॉ मटेरियल है वो इनकी लाइफ स्टॉक है, ठीक है? जो अगेन जो इन्होंने सैक्रिफाइस करने होते हैं, जो इन्होंने इनका कारोबार है, वो पीछे से अगर इनको वो जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन निस्बतन कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये वजह थी, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, कुवैत में जा रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया है, वो भी इनके लिए बहुत बेहतर है। $3.2 मिलियन का इनको तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा $12 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इनको चाइना के साथ मिला है। दीज आर ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपोर्ट बीफ केसिंग्स टू यूरोप, ठीक है? तो ये भी अगेन बीफ को केसिंग्स बना के वो ये लोग सेल कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे जेहन में रखिएगा कि ये इन्होंने अब लोकली भी जो मार्केट है वहां पे भी कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले ये फिक्स टैक्स रिजीम 1% ऑफ रेवेन्यू एक इनके ऊपर अप्लाई होता था, तो ये अब कन्वर्ट किया, वो अब ये रिजीम खत्म हो गई है, तो अब ये फोकस कर रहे हैं टूवर्ड्स लोकल मार्केट एज वेल, ठीक है? तो ये इसकी वजह से भी इनकी काफी हद तक सेल्स आप लोगों को नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अगेन सरमाया की वेबसाइट पे लेके आता हूँ आपको। जिस तरीके से अभी हमने पाक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था, वहीं पे टॉम सीएल के अंदर भी आपको सिमिलर सिनेरियो नजर आएगा, ठीक है? आप नीचे आओगे यहाँ पे, सिमिलरली आपने क्या करना है, ईयरली की जगह, इनकम स्टेटमेंट की जगह आप क्वार्टरली पे आओ यहाँ पे, और क्वार्टरली आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपकी जो सेल्स है वो यहाँ पे जब भी ईद का पीरियड आता है तो उसमें आपकी सेल्स निस्बतन कम होती है, और उसके बाद जो है थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये मेजर चीज यही है कि आप जो यहाँ पे यूई एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वहां पे लोग अगेन सेक्रीफाइस खुद करते हैं। जब खुद करेंगे तो जाहिर सी बात मीट रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ना। दूसरी बात यह कि गर्मियों में जो है वो ज्यादातर मीट को कम खाया जाता है, चिकन वगैरह के ऊपर ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है तो अगेन इसकी सेल्स में काफी जबरदस्त आपको इजाफा नजर आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो Q1 से Q2 बहुत बेहतरीन इनका रिजल्ट है। इसके अलावा ईयरली एक्सपेंशन आप यहाँ पे देखें, जो अभी मैंने आपको सारे नंबर्स बताए हैं वो आप देख सकते हो कि 2023 के अंदर जो इनकी सेल थी 6,365 बिलियन के पास इनकी सेल थी। 2 साल के अंदर ये 14 बिलियन पे चली गई, डबल हो गई है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी काफी हद तक इनके जितने भी नंबर्स हैं वो लोग हर ब्रोकर भी, इवन हम भी ये कह रहे हैं कि इनकी इसी तरीके से ग्रोथ बरकरार रहेगी। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, अमार, थर्ड पिक इस हफ्ते की है DHPL, और इसमें हमने एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखा, और ये असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है इसके ऊपर। ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स में आता है यूजुअली जब फ्लैट टॉप इसका ब्रेक होता है, यानी कि इसका हायर हाई ब्रेक होता है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर रैली करे, और ये असेंडिंग जो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। इसके जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं वो 52.79 के, और उसके बाद काफ़ी इसमें रूम है ऊपर 64-65 तक जाने का। सो ओवरऑल अगर कोई इसको ट्रेड को करना चाह रहा है, सो मेरे ख्याल में बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे रहें, आए करें इन टारगेट्स को। सो ओवरऑल एक अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर आपको क्या लग रहा है? ये क्या कंपनी है और किस तरीके से ये ड्रॉप हुई शुरू में 68 से नीचे आई 30 तक, और अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है? इसके पीछे वॉलेटिलिटी के पीछे क्या फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं? सो बेसिकली ये दाऊद हरकलिस की कंपनी है, तो ये अभी सेपरेट हुई है। आप लोगों ने देखा है एंग्लो से भी सेपरेट हुए हैं ये लोग, और इसमें बेसिकली यही काम करते हैं ये लोग, इक्विटीज के अंदर या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो ओवरऑल काफी अर्से से 6 महीने से हम क्या बात कर रहे थे, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फायदा है, होल्डिंग कंपनीज के लिए फायदा है। तो अब जब तक आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहेंगी, इनको डिविडेंड्स वसूल होंगे, इन्होंने अगर इन बैंक्स के अंदर भी जो सेविंग की है वहां से भी जो रिटर्न्स है वो भी आएंगे। सो बेसिक प्रिंसिपल है, वो अगर बेहतर रहेगा तो इनका भी कारोबार बेहतर रहेगा। अच्छा, हमारे इसके बाद जो फोर्थ पिक है वो लोड्स की है, और इसमें इसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, इसकी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया, और उसके बाद इन टारगेट्स की तरफ जा रहा है जो 17.41 फर्स्ट टीपी बनती है और 18.8 इसकी सेकंड टीपी बनती है। सो ओवरऑल अगर इसको पूरे तरीके से देखें, ये यहाँ से अगर इसने ट्रेंड शुरू किया 9 रुपये से, और उसके बाद इसने हाई जो लगाया 21 रुपये, ये एक तरीके का फ्लैग का पोल है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये फ्लैग की जो डिसेंडिंग पैरेलल चैनल वाला पार्ट होता है उसको ब्रेक करके एक अच्छा सस्टेन कर रहा है। सो मोस्ट लाइकली अच्छे पैटर्न के ऊपर है, या AB=CD इसके ऊपर बनती है। सो एक नेक्स्ट लेग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर ऊपर जाए, बहुत लंबे टारगेट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो एटलीस्ट इसको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहें, और आए करें कि
ये इन टारगेट्स को आसानी से जाके 17.4 फिर 18.8 और 20.75 के हाइज जो इसके लास्ट जो इसी साल 2025 में लगे हुए उनको भी ये ब्रेक कर दे। अमार, ऑटो सेक्टर के ऊपर तो बहुत अच्छी हमने देखे कि डिफरेंट स्टॉक्स पे बहुत अच्छी रैली और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। और बीइंग पार्ट ऑफ ऑटो सेक्टर, लोड्स में आपको क्या लग रहा है कि इसमें स्टिल पोटेंशियल है कि ये इन फर्दर हाइस को जाके ब्रेक कर दे जो इसके 20.75 के लगे हुए हैं या 21 के हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन लोड्स इज अमंग्स माय टॉप 25 पिक्स। तो और इसकी रीज़न भी यही थी कि ऑटो सेक्टर को ये एग्जॉस्ट सिस्टम्स वगैरह जो ये सारे अपने सेल करते हैं, और इनकी भी एक कह लो कि मोनोपली टाइप ही है इन पाकिस्तान, विच इज़ अगेन गुड फॉर द कंपनी। रेवेन्यू, अगर नंबर्स की बात की जाए, रेवेन्यू तकरीबन 53% ईयर ऑन ईयर इनका इजाफा हुआ है। ग्रॉस मार्जिन इनका 23% है। पिछले साल ये लॉसेस में थे, अब ये प्रॉफिट में आए हैं, तो तकरीबन ये 211% का अर्निंग्स में इंक्रीज है। पिछले जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा फ्लैट रहा है, लेकिन उसकी रीजन यही थी कि कुछ थोड़ी सी गाड़ियों के सेल्स कुछ की जैसे कि सुजुकी वगैरह हो गई, उनकी निस्बतन कम थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनका डिक्लाइन नजर आया। ओवरऑल देखा जाए, सुजुकी से जो है इनको सबसे ज्यादा कारोबार आता है। 50% जो सेलिंग ये करते हैं वो सुजुकी कंपनीज को करते हैं। इसके अलावा जो है ये यूई को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये रीजंस हैं। बाकी सारी जो है मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर्स के अंदर जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ियां बिकेंगी उतनी जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह भी रिक्वायर्ड होंगे, और ये भी आगे उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है, सही। हमारा ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा फराज, ग्लोबल मार्केट्स पे जाने से पहले यहाँ पे मैं एक रेशो ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये एक सेगमेंट हम रखना चाह रहे हैं जिसमें जो न्यूबीज हैं थोड़ा सा अगर उन्होंने मार्केट को समझना है, तो ये कुछ रेशोज होती हैं जो इंटरनेशनली हर इन्वेस्टर बहुत केयरफुली देखता है। रिटर्न ऑन एसेट्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स शोज एफिशिएंटली कंपनी इज एबल टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स टोटल एसेट्स। अब एसेट्स क्या है बेसिकली, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट वगैरह आपके जो होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप वहां पे जो काम कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, उससे आपने प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो ये एक रेशो होती है जिसको काफी हद तक लोग कंसिडर करते हैं, और ये रेशो हमें ये बताती है कि आप अपने एसेट्स को कितना अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज करके जो है अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, द हायर द रेशो द बेटर द कंपनी इज एट कन्वर्टिंग इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स इनटू नेट इनकम, इंडिकेटर स्ट्रॉन्गर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स हमारा ये रेशो हो गया। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत ज़्यादा जो आपके इन्वेस्टर्स हैं इसको चेक कर रहे होते हैं। और मैंने क्या किया कि यहाँ पे चिराग सीमेंट यहाँ पे ओपन किया, तो हम सीमेंट सेक्टर को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि जो कंपनीज कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हमारे पास हैं इन पाकिस्तान जिनके रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली नीचे आए और यहाँ पे जो पीयर कंपैरिजन के अंदर आप सारी कंपनीज को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं, सीमेंट्स के अंदर जितनी भी अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सबको इकट्ठा किया हुआ है। ऐड टू कंपैरिजन आप करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपको ग्राफ वगैरह भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे सारे कंपनीज के। ठीक है, आप यहाँ पे भी आके वैसे भी चेक कर सकते हो। एक साल पहले जो है वो तकरीबन अगर 100 रुपीज़ का लेट्स सपोज आपका एक स्टॉक हुआ करता था, वो अब जाके वो कितना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाएं और यहाँ पे अगर आप देखोगे पीयर कंपैरिजन के अंदर आप यहाँ पे आएंगे, एडिट रेशियो पे आके पहले मैं क्लियर ऑल करके दिखाया तो यहाँ पे आके प्रॉफिटेबिलिटी आओ। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेव रेशियो करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये सारी कंपनीज आ जाएंगी। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर आपने चेक करना है कि जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स है, उसके आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको एडजस्ट करें। थटा सीमेंट इस टाइम पे टॉप पे आ रही है, 20% है, और उसके बाद आपकी कोहाट सीमेंट है 18%, फिर आपकी चिराग सीमेंट है 17%। ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर एसेट्स को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। आप देख सकते हो कोहाट सीमेंट एंड चिराग सीमेंट ये दोनों ही मेरे पास टॉप पे आ रही हैं, और ये लॉन्ग टर्म किसी भी इन्वेस्टर से अगर आप पूछेंगे, वो हर बंदा आपको ये कहेगा ये दोनों कंपनीज आउटस्टैंडिंग है, इनके एसेट्स कैश वगैरह बेहतरीन है। जी, बैक टू फराज भाई, ग्लोबल मार्केट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। डोंट स्किप द एड। अगर आज तक आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको लॉस हुआ तो आपको समझ आ गई होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट सीखे हुए इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ सरमाया.pk की ट्रेनिंग, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबल होना है। महंगाई मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ से करें और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं। So do take सरमाया.pk courses and become financially healthy। हमारे ग्लोबल मार्केट्स में हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आई, हमने देखा इसमें एक बाउंस आया। बाउंस आने के बाद
लास्ट फ्राइडे ही हम जब डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे रिजेक्शन आना इसकी शुरू हो गई थी, और इस टाइम ये बिल्कुल नो जोन पर है, यानी कि एक हायर लो से थोड़ा सा ऊपर है और एक नया हायर हाई बनेगा तो फिर हम कहेंगे कि प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल इसका हो चुका है। सो फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से इसमें एक और हम बाउंस देख सकते हैं जो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट कर सके, और फिर जब ये ब्रेक होगा तो फिर अगली फिर इसकी रेजिस्टेंस 101.987 की आएगी। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स बढ़े। अब जब डॉलर बढ़ रहा होगा तो आप फिर एक ऐसा पेयर देखें जहाँ पे आपको शॉर्ट सेटअप मिले, यानी कि अगर आप पाउंड यूएसडी को देख रहे हैं तो पाउंड यूएसडी में आप पाउंड को सेल करेंगे एंड देन यूएसडी को ख़रीदेंगे। सो इस केस में अभी तक यहाँ पे एसएच कोई साइन नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे पाउंड वीक होता हुआ नज़र आए, सिवाय इसके कि यहाँ पे एक बड़ी सी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है और यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। अगर तो ये ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो फिर हम जो नेक्स्ट टारगेट है इसका वो 1.35857 कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा इस प्राइस एक्शन के ऊपर, यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देख के काम करना चाहिए कि क्या हो रहा है, और इन केस ये यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हम 1 आवर पे जाके ये देखेंगे कि कब अपना ये हायर लो ब्रेक करती है, यानी कि इस पॉइंट को ब्रेक करती है 1.33866। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये फर्दर नीचे जा सकता है और ये 1.32575 तक जा सकता है। सो हमारे बहुत आसान सा इसमें ये होगा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो मैं 1 आवर के ऊपर पाउंड यूएसडी का अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा होगा 1.33866, फिर मैं एक शॉर्ट के लिए इसके लिए प्ले करूंगा। 1 आवर के ऊपर इसकी बेयरिश डाइवर्जेंस भी बन चुकी है। हमारा डॉलर इंडेक्स आपको कहीं अभी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पाउंड का भी जो डेटा आया था वो तो काफ़ी बेहतर नज़र आया है। सो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि पाउंड यूएसडी में रिवर्सल आ जाए। अच्छा, लास्ट वीक अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि डॉलर हमें स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा था। मैंने ये कहा था कि डॉलर मुझे लग रहा है कि बुलिश रहेगा। उसकी दो रीजंस थी, एक टैरिफ के जो इम्पैक्ट था वो टैरिफ हर कंट्री के ऊपर लगा रहा है, ट्रम्प लगा रहा है, एक वो फैक्टर था। दूसरा मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो आपका ट्यूसडे को डाटा आने वाला है पीएमआई नंबर्स, सर्विस पीएमआई नंबर्स जो हैं, अगर वो आपके अच्छे रहे तो डॉलर ऊपर चला जाएगा, अगर वो नहीं अच्छे रहे तो हम डॉलर को नीचे देखेंगे, ठीक है। और वो डाटा बुरा आया और उसकी वजह से डॉलर नीचे भी आया, और वो हमारी टेक्निकली एक अच्छी चीज होगी कि टेक्निकली बेस के ऊपर हमें वो थोड़ा सा वो नीचे आते हुए रिट्रेस भी कर गया, ठीक है। तो ये फैक्टर हुए थे। दूसरे एंड पे पाउंड की बात की जाए तो वो तकरीबन उल्टा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इसको पाउंड यूएसडी को ओवरऑल नीचे आना चाहिए और पाउंड को भी नीचे आना चाहिए, लेकिन जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी थी, ऑल्दो एक्सपेक्टेड जो था कि इंटरेस्ट रेट ये कम करेंगे, वो कम हुए, लेकिन जो वोट्स थे, क्योंकि पार्लियामेंट वोट्स करता है, तो ऑलरेडी जो पिछली दफा जो था वो काफी बेरिश वोट्स आए थे, लेकिन इस दफा थोड़े से बुलिश वोट्स आए। और जब बुलिश वोट्स आए थे तो उसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त के अंदर वो अभी इंटरेस्ट रेट को कट करने के हक में नहीं है, वो या तो होल्ड करने के हक में है या तो मजीद ऊपर जाने के। जब ये कंडीशन होती है तो पाउंड थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब नेक्स्ट वीक की बात की जाए तो नेक्स्ट वीक सीपीआई का डाटा हमारा मेजर आने वाला है डॉलर का। अगर वो डाटा हमारा ऊपर आता है, अच्छा आता है, तो डॉलर आपको फिर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि लास्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा आपके सीपीआई के नंबर ऊपर जाए आए थे, और अभी भी नंबर जो बता रहे हैं हो सकता है कि सीपीआई का नंबर आपका ज्यादा आ जाए। वो आपका ज्यादा आएगा तो आपको डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। सही है। जिस तरह हमारा आपने फंडामेंटल्स बताए तो टेक्निकली बहुत सिंपल है। ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ये ब्रेक हो गई तो फिर हम ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं। मैं शॉर्ट साइड के लिए जाऊंगा और मेरा की बैरोमीटर लेवल जो होगा वो 1.33866 के करीब है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मैं इस पर शॉर्ट अटैम्प्ट उस टाइम करूंगा। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड को। और गोल्ड के ऊपर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेंज में है और अभी तक भी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और जब इस तरह की रेंज बनी होती है सो आप दोनों तरफ को प्ले कर सकते हैं। सो हमने ऑप्ट किया था कि हम बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे अच्छी सपोर्ट के ऊपर बाय करेंगे जब तक कि ये अपनी जो ये ट्रिपल टॉप या की रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं कर देता डेली टाइम फ्रेम, जो कि 3440 3450 का रीजन है। मैं इसको अगेन 1 आवर के ऊपर स्टिल बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे ही रहूँगा और प्ले करूँगा। और मेरे लिए अगेन अट्रैक्टिव लेवल्स वो हैं जब ये आपकी जो असेंडिंग पैरेलल चैनल है इसको ब्रेक करे और यहाँ कहीं मिले मुझे अच्छे सपोर्ट के ऊपर
या तो मैं वैल्यू बाइंग इसकी जो करूँगा वो 3315, 3300 या फिर नीचे 3270, ये सारा जोन वो है, ये सारे लेवल्स वो हैं कि इन सपोर्ट के ऊपर आप बाय अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और फिर आए करें ये दोबारा बढ़ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये पूरी एक रेंज बनी हुई है। अगर 1 आवर पे ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होती है तो फिर इन लेवल्स को जाके एक्सपेक्ट करें कि ये टेस्ट करे, तो फिर वहाँ पे इसकी वैल्यू बाइंग बनती है। अमार, गोल्ड पे अभी मेरे ख्याल में ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं स्विस गोल्ड रिफाइनरीज पर। सो उसका क्या इम्पैक्ट लग रहा है? ये जो अभी 1-2 दिन में हमने इसकी मूव देखी, एकदम से ऊपर चला गया, क्या ये रीज़न थी कि उसकी कि गोल्ड के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं? नहीं, रीजन इस चीज पे नहीं हम कहेंगे। स्विट्जरलैंड के ऊपर वैसे उसने 39% का टैरिफ लगा दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और उसकी वजह से स्विट्जरलैंड की करेंसी तो बहुत तेजी से नीचे गिरी है। तो ये सिचुएशन तो ये है, लेकिन गोल्ड जो ऊपर जा रहा है वो डिफरेंट सिनेरियो था, वो आपके डॉलर की वजह से है। तो मुझे अभी भी ये लग रहा है कि वो जो स्विट्जरलैंड के ऊपर टैरिफ का इतना इम्पैक्ट नहीं है। डॉलर नीचे आया, उसके अगेंस्ट गोल्ड ऊपर गया। अब वही बात है, नेक्स्ट वीक सीपीआई का डाटा जो आएगा तो स्ट्रॉन्ग आ गया, डॉलर ऊपर चला जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। सीजनैलिटी की मैं बात करता चलूं तो सीजनैलिटी अगस्त की गोल्ड की ना बुलिश है ना बेरिश है, ये थोड़ी सी रेंज टाइप में रहता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो फिलहाल गोल्ड का है। अच्छा, हमारे स्टॉक मार्केट पे आते हैं नैस 100 के ऊपर, और इसके हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इसको ब्रेक होना चाहिए चार्ट्स के ऊपर। जो इसने लास्ट वीक दिखाया भी था, एक सडन ड्रॉप था, उसके बाद दोबारा से रिट्रेस करता हुआ, बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन वही रेजिस्टेंस बनेगी इसकी 23,600 से लेके 600 से लेके 23,700 तक। इनको टेस्ट करता है तो फिर एक्सपेक्ट करें दोबारा से नीचे आए। मैं इस ट्रेड पे इतने ऊपर जाके नैस्डैक को बाय नहीं करूँगा। मुझे एक अच्छी मेजर करेक्शन चाहिए, यहाँ कहीं मिले 22,500 600 के करीब, सो मैं अटैम्प्ट करूँगा बाइंग की। अदरवाइज़ उससे पहले मैं इसमें बाय के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। डाइवर्जेंस के ऊपर डाइवर्जेंस आ रही हैं। ये जो पैरेलल चैनल है ये यूजली नीचे को ब्रेक करता है, और जब करता है तो बहुत बुरा करता है। तो इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए जब आपको एक बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर वैल्यू बाइंग नज़र आए, उस टाइम इसके ऊपर लॉन्ग हो। अदरवाइज़ इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल में एहतियात कर लेनी चाहिए। हमारे ग्लोबल मार्केट्स नैस के ऊपर क्या फंडामेंटल्स अब लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, आप जिस तरह आप बता रहे हो, मुझे भी ये लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर आपकी मार्केट के ऊपर रहेगा। ये जो मार्केट थोड़ी सी रैली भी की है, ये आप देख सकते हो, उसमें नज़र भी आ रहा है कि इतनी जान नहीं है उसके अंदर। कैंडल्स बड़ी देर देर से ऊपर जा रही है। ठीक है, दूसरी बात, सीपीआई का डाटा नेक्स्ट वीक आने वाला है। वो चीज़ ये डिफाइन करेगा कि आपके न्यू ऑर्डर्स कितने आते हैं। न्यू ऑर्डर्स जो होते हैं वो आपको लीड करके बताते हैं कि आपके मार्केट्स के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज कितने ऑर्डर्स दे रही हैं। ऑलरेडी जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हैं, तो उसकी वजह से वॉलमार्ट, अमेजोन ने इंडिया के ऑर्डर्स निस्बतन बंद किए हैं। लेकिन अभी जो है टैरिफ सारे कंट्रीज के ऊपर अप्लाई हो गए हैं। अब उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा वो अभी भी पता लगेगा, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी मार्केट। अच्छा, हमारे इस हफ्ते अब चूंकि पाउंड सेटअप कंडीशनल है हमारे पास, और गोल्ड भी हम वैल्यू बाइंग नीचे आएगा देखेंगे, नैस्डैक भी नीचे आएगा देखेंगे। सो एक ट्रेड जो मुझे समझ आ रही है एक करेंसी के ऊपर, पेयर के ऊपर, वो यूरो कैट की है। यहाँ पे यूरो के ऊपर, इस पेयर के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, और मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि ये नीचे एटलीस्ट 1.59 से आके 1.58 इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को आके ज़रूर टेस्ट करे। सो इस पे नज़र रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में यूरो इधर शॉर्ट बन रहा है इस ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, और कैट जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ इस चार्ट पे नज़र आ रहा है। बाकी फंडामेंटल्स इसके अमार बताएंगे। अमार, क्या ये चार्ट्स के ऊपर जो टेक्निकल सेटअप्स बने हुए हैं, क्या ये सजेस्ट करते हैं कि आप यूरो के फंडामेंटल्स वीक हैं और कैट के थोड़े स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार आपने पेयर इसको पिक किया है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगस्त के अंदर जो है वो ज़्यादातर सीजनैलिटी को देखा जाए तो ऑयल ऊपर जाता है, और ऑयल जब ऊपर जाता है तो कैनेडियन डॉलर जो है वो साथ साथ ऊपर जाता है। तो ये चीज़ उसके हक में तो बता रही है कि कैनेडियन डॉलर कैन गो अ लिटिल बिट अप। लेकिन दूसरे एंड पे यूरो के भी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यूरो जो है वो वीक होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, एक लेवल जो है कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट अभी हम अपने एंड पे सरमाया के एंड पे डेवलप कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब बनेगी तो वेबसाइट पे आप लोगों को दिखाया करूंगा। यूरो के जो ऑलमोस्ट ऑर्डर्स हैं ना, वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचे हुए हैं,
और ऑल टाइम हाई पे जब होते हैं ना, वहां से थोड़ा सा यूरो जो है वो उसको नीचे आना चाहिए, या जो भी करेंसी अगर आप देख रहे हैं तो वो अल्टीमेटली थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो ये सिचुएशन की बेस के ऊपर देखा जाए तो मैं यूरो को वैसे स्ट्रॉन्ग तो देखता हूं, लेकिन हो सकता है कि सेंटिमेंटल बेस के ऊपर थोड़ा सा नीचे आ जाए। दूसरा कैनेडियन डॉलर का जो फैक्टर है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे लग रहा है उसकी बेस पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कनाडा का जो अपने नंबर्स हैं वो भी थोड़े से हल्के से इंप्रूव हो रहे हैं। ये हो सकता है कि आप कैनेडियन डॉलर को किसी एक वीक करेंसी के साथ पेयर कर दें तो वो एक मजेदार कॉन्सेप्ट बन सकता है। मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड करेंसी एक दो वीक्स के लिए थोड़ा सा वीक है, शायद उसके ऊपर कैड जो है वो थोड़ा सा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। सही है। अच्छा हमार इसके बाद हम क्रिप्टो को डिस्कस करते हैं, और क्रिप्टो में हम हमेशा की तरह बुलिश ही हैं और एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाइस को जाके ब्रेक भी करे और उसके बाद रैली भी करे। सो हमने देखा कि लास्ट वीक ये सपोर्ट जो थी ये ब्रेक हुई, और उसके बाद मेरे लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन ये था कि ये इसने जाके 1,10,11 वाली सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए था। कि अगर ये बुलिश है तो ये उस सपोर्ट से पहले ही बाउंस कर जाए, वो वाले ऑर्डर्स ट्रिगर ना करे जो इसके लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन था। और उसके बाद हमने देखा कि 1,12,000 से 1,17,600 के करीब तक चला गया। और ये बाय द वे अगर कोई मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, मैंने रियल टाइम कॉल दी थी उधर कि इसको ख़रीद लें, ये बढ़ जाएगा। और वो वहाँ से हमारा अब सेकंड टारगेट 1,18,000 का है, उसको जाके टेस्ट करने वाला है। अब 118 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रेक हुआ तो अगेन हम नेक्स्ट टारगेट जो इसके रखे हुए 123 हैं। और ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या जिन लोगों ने पोजीशंस होल्ड की हुई हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, सो वो 145 146 के हम टारगेट्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आए कर रहे हैं। फिलहाल ये बुलिश है, जहाँ भी अच्छी सपोर्ट के ऊपर करेक्शंस के ऊपर मिले इसको बाय करना चाहिए। सेम इज़ द केस इथेरियम के ऊपर भी हम बुलिश हैं, और इस पर भी सिंपल स्टांस आपका यही होना चाहिए कि ये पहले हमारे जो टारगेट्स हैं 4,000 इसको जाके टेस्ट करें एंड देन 45 को करें। बस इसमें एक थोड़ा सा मसला ये आया हुआ है फ़िलहाल कि इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। लास्ट टाइम जब इसने बनाई थी तो ये तकरीबन 2 दफ़ा फेल किया, यानी कि उसके बाद 2 हाइज इसने और लगाए थे, फिर सस्टेन किया था उसको, साइडवेज करने के बाद सिंक किया। सो ये करेक्शंस थी, और उसके बाद फिर ये दोबारा से रैली कर गया था। अगर ये यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाता भी है तो मोस्ट लाइकली इसको साइडवेज हो जाना चाहिए जैसे ही डाइवर्जेंस को सिंक करे, और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि अगले नए हाइस को जाके टेस्ट करें। सो ओवरऑल क्रिप्टो में हमें सिंपल स्टांस रखना चाहिए। इथेरियम BTC जब भी आपको अच्छे लेवल्स के ऊपर मिलें, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे रहें। नैस्डैक को करेक्ट होना चाहिए, हम आए कर रहे हैं कोई अच्छे बड़े सपोर्ट लेवल्स पे, वहाँ पे आए बाय करें। गोल्ड इस टाइम असेंडिंग पैरेलल चैनल है, मोस्ट लाइकली ये नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, और जब ब्रेक करेगा तो हम अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर अगेन उसको आए करेंगे। यूरो कैड इस हफ्ते की एक पिक है जिसको आप शॉर्ट कर सकते हैं रियल टाइम करंट प्राइस के ऊपर, और जो उसके रीसेंट हाइज है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं। सो ओवरऑल हमार ये है, ग्लोबल मार्केट्स का को कंक्लूड कर दिया मैंने। मेरे ख्याल में अब रैप करते हैं, काफ़ी बड़ा सेशन हो गया। परफेक्ट हो गया। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ को डिस्कस किया पाकिस्तान के ऊपर। मैं बहुत बुलिश हूँ, फराज बहुत बुलिश है, बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं कि बहुत अच्छे फैक्टर्स आपको नजर आएंगे, बहुत अच्छी न्यूज़ नजर आएंगी, मार्केट्स ऐसे परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी कि पकड़ी नहीं जाएगी। आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे मार्केट परफॉर्म करिए। दूसरी बात, आप लोगों ने अगर इवेंट के लिए आप लोगों ने रजिस्टर करना है, 10th अगस्त इज द लास्ट डे टू रजिस्टर फॉर द इवेंट, तो आप लोग वो कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स के लिए अगर आपने रजिस्टर करना है तब भी वो 10th अगस्त इज द लास्ट डेट, आप लोग रजिस्टर कर लें। नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारी फीस जो है वो हम बढ़ाने लगे हैं, अभी आपके पास मौका अच्छा है तो आप लोग यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमा की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।